Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, we were working on different kind of problems that a signal faces when it is transmitted onto a channel. उसमें जो पहली चीज़ हमने देखी थी that was additive white Gaussian noise, and the second thing that we were studying was intersymbol interference. So just to give you a quick review before we continue with the intersymbol interference, the basic idea behind intersymbol interference is that when I am trying to transmit my digital data in the form of pulses, although when I'm transmitting these pulses, at the time of transmission their energy is contained within certain amount of time, or that time is basically known as symbol time or bit time, depending upon whether I am transmitting one bit at a time or making symbols out of my bit stream. So in principle, when I am transmitting this pulse, ideally receiver पे ये pulse as it is ही receive होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. चैनल में डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ये पल्स अपनी शेप लूज़ करती है और बेसिकली एनर्जी जो है स्प्रेड आउट हो जाती है आउटसाइड द टाइम इंटरवल, जो कि सिंबल के लिए डिफाइंड नहीं था. तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं तो ये पल्सेस इलोंगेट होने की वजह से एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं और वी कैन से कि पल्सेस स्मेयर इनटू ईच अदर. अब इससे प्रॉब्लम बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी टाइम पे जब सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं एट द रिसीवर और ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि वेदर ट्रांसमीटर ने 1 ट्रांसमिट किया था या 0 ट्रांसमिट किया था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैं पूरी पल्स शेप देखने की बजाय एक सर्टन टाइम पे सिग्नल का जो भी एम्पलीट्यूड है उसको देखूंगा और डिसाइड कर दूंगा ये 1 है या 0 है. फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पॉइंट पे वैल्यू उठाता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा ये 1 है या 0 है. अगर ये 1 के करीब वाला एम्पलीट्यूड है आई वुड डिसाइड इट इन फेवर ऑफ 1, और अगर ये 0 के करीब वाला एम्पलीट्यूड है तो मैं कहूँगा 0 है. तो सिचुएशन ये है कि जब मैं पल्सेस, अगर मैं इन दो डायग्राम्स को देखूं तो बेसिकली आपके पास ये जो कलर्ड बॉक्सेस हैं ये आइडियल पल्सेस हैं, लेकिन चूंकि आइडियल पल्सेस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती तो वी हैव द डॉटेड लाइन हेयर जिसमें कुछ ना कुछ फॉल टाइम एंड कुछ ना कुछ डिके टाइम आपका बेसिकली है. तो practically speaking, when we are transmitting our bits in the form of pulses, so basically we are transmitting this black dotted line. अब हमें ये डॉटेड लाइन इसी तरह से मिलनी चाहिए एट द रिसीवर, लेकिन अगेन इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस की वजह से मसला ये होगा कि पल्सेस स्प्रेड आउट हो जाएंगी और स्प्रेड आउट होने से एक दूसरे का स्मेयर करेंगी. तो दिस इज व्हाट वी हैव ट्रांसमिटेड द ब्लैक वन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ये जो फिगर नंबर 3 में हमें चीज़ नज़र आ रही है, वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग. अब जैसा मैंने पहले भी आपको बताया और लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं होती रिसीवर पे कि मेरे पास पूरी पल्स शेप क्या है, बल्कि मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि जिस टाइम पे मैं सिग्नल को स्लाइस कर रहा हूँ या सिग्नल को सैंपल कर रहा हूँ, वो एक वैल्यू उठा रहा हूँ जिस वैल्यू की बेस पे मैंने डिसाइड करना है कि 1 है या 0 है. तो बेसिकली उस टाइम पर मेरे पास सिग्नल की वैल्यू उसकी ओरिजिनल या एक्चुअल वैल्यू के करीब तर होगी तो आई विल बी एबल टू मेक अ करेक्ट डिसीजन. तो अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे अपेरेंटली अगर मैं 1 के लिए वैल्यू उठाऊंगा और इसको चेक करूंगा कि 1 है या 0 है तो ये मुझे 1 ही मिलेगा. और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं 10 से 15 सिंबल ट्रांसमिट किए तो जनरली स्पीकिंग विदाउट गोइंग इनटू द एग्जैक्ट डिटेल, लेकिन जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द सिंबल जो है वो मुझे ठीक मिलेंगे, बट देयर आर गोइंग टू बी इंस्टेंसेस जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होगा. फॉर एग्जांपल ये 2 इनसर्कल्ड एरियाज अगर आप देखें तो इन 2 इनसर्कल्ड एरिया पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ये एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आपके पास पल्स 1 से आ रहा है, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का कॉन्ट्रीब्यूशन पल्स नंबर 3 से आ रहा है और एक नेगेटिव का एम्पलीट्यूड का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पल्स नंबर 2 से आ रहा है. सो लेट्स से अगर मैंने इस पॉइंट पे डिसाइड करना है, इस पॉइंट पे कि जी मेरे पास 1 आया या 0 आया, तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो इन तीनों सिग्नल की कंपोजिट वैल्यू आएगी, क्योंकि मैं टाइम डोमेन में वैल्यू उठा रहा हूँ. क्योंकि मुझे किस टाइम पे 3 सिग्नल मिल रहे हैं, इस चीज़ पे हम डिस्कशन अभी नहीं करते कि उनकी वैल्यू क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो बेसिकली पल्स नंबर 1, 2 और 3 तीनों का सम होगी. तो इसी तरह ये जो दूसरा इंसर्कल्ड एरिया है, इंटरफेरेंस इनटू सिंबल नंबर 4 फ्रॉम सिंबल नंबर 2 एंड 3, विच मीन्स मैं जब इस पॉइंट पे इसको स्लाइस करूँगा
या वैल्यू उठाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सिंबल नंबर 4, सिंबल नंबर 3 और सिंबल नंबर 2, इन तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलेगा। तो ये वो जो दो इंसर्कल एरिया हैं, ये पॉसिबल एरियाज हैं जहाँ पर बेसिकली मेरे पास प्रॉब्लम हो सकता है। तो इफ़ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट डायग्राम, तो अगर मैं फिगर नंबर 4 को देखूं तो ये बेसिकली एक डायग्राम है which is basically drawn between the transmitted signal and the received signal. The black dotted line is what we have originally transmitted and the green line is what we have received, and green line is basically after we have got intersymbol interference in our channel. और इस ग्रीन लाइन में भी ये जो येलो डॉट्स हैं ये वो वैल्यूज़ हैं जिन वैल्यूज़ पे मैंने डिसाइड करना है कि मैंने 1 ट्रांसमिट किया था या 0 ट्रांसमिट किया था। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो आपके पास 1, 2, 4 और 5 जो है वो बड़े बेहतर तरीके से आपको क्लैरिफाई हो रहे हैं। और अगर मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से कहूँ तो 5, 2 और 1 जो है वो श्योर शॉट सही डिटेक्ट होंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? इनफैक्ट 4, 2 और 1 होंगे सही डिटेक्ट, 3 और 5 में प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन वी आर वर्किंग इनटू अ चैनल, तो जब सिग्नल चैनल में से गुजर रहा है तो उसके अंदर सिर्फ इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, उसके अंदर नॉइज़ भी है, उसके अंदर और बड़े मसले मसाइल भी हैं। तो अगर मैं सिर्फ अभी के लिए अज्यूम करूं कि हम दो सिंपल मसले देख रहे थे अपने चैनल में, एक इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस और दूसरा नॉइज़, तो अगर मुझे जो थर्ड बिट है उसके लिए ये येलो डॉट मिलता है और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे मेरे पास चैनल में नॉइज़ इतना है कि बजाय पॉजिटिव वैल्यू मिलने के मुझे कोई एक नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पे मिल जाती तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता कि मैंने ओरिजिनली 0 ट्रांसमिट किया था, हालांकि यहाँ पे मैंने 1 ट्रांसमिट किया था। सो इट मीन्स जब इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस होता है तो आपके पास सिग्नल की वैल्यू चूँकि आपस में स्मेयर कर चुकी होती हैं, पल्सेस की वैल्यू स्मेयर कर चुकी होती हैं, तो उसकी वजह से मसला ये होगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, जो मल्टीपल पल्सेस का सम होगी, उसमें चांसेस हैं कि आपके पास नॉइज़ या कोई और ऐसा प्रोसेस हो जाए जिसकी वजह से सिग्नल की वैल्यू जो बिल्कुल एज पे आ गई है वो एक गलत सिंबल के डिटेक्शन की तरफ चली जाए। सो इट मीन्स कि जब इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस होगा तो देयर इज़ अ हाई चांस कि मैंने जो ओरिजिनल सिंबल या ओरिजिनल बिट ट्रांसमिट की थी वो मुझे एग्जैक्टली रिसीव नहीं होगी, बल्कि उसके ऑपोजिट सिंबल या उसके ऑपोजिट बिट रिसीव हो सकती है। सो दैट इज़ वाई इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब आ जाते हैं वजह पे। इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस की मल्टीपल रीज़न हैं। एक तो हार्डवेयर फिल्टरिंग भी हो सकती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये डिटेल में हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जब मल्टीपाथ प्रोपगेशन होती है तो बेसिकली वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग और वो सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा चैनल में आपके नॉन लीनियरिटीज भी होती हैं और चार्जिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से मल्टीपल जो आपके पास रीजंस हैं उनकी वजह से इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस होती है। सो अगर मैं वापस जाऊँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी रिवाइज कर लें, दैट इज डिले टाइम और डिले स्प्रेड। So delay spread is basically the amount of time when your signal is received at the receiver. Originally आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब आपको मिलना शुरू हुआ उसके बाद से लेके उस पॉइंट तक के टाइम को आप डिले स्प्रेड कहेंगे जब आपका जो पल्स है उसकी एनर्जी इतनी लो हो जाए कि हम उसको इग्नोर कर सकें। दैट इज नोन एज द डिले स्प्रेड। और डिले स्प्रेड बेसिकली एक क्वांटिटी है जो चैनल से रिलेटेड होती है, एक पैरामीटर है चैनल का। तो डिले स्प्रेड जब भी कैलकुलेट किया जाता है वो किसी न किसी चैनल का डिले स्प्रेड कैलकुलेट किया जाता है। तो डिले स्प्रेड बेसिकली मुझे ये बताएगा कि मेरे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है उसकी एनर्जी कितनी टाइम के पर्सपेक्टिव से कितनी स्प्रेड हो रही है। तो उसकी बेसिस पे अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे चैनल के अंदर स्प्रेडिंग या डिले स्प्रेड की वैल्यू क्या है तो मैं इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। सो कल भी मैंने ये डिस्कस किया था, इनफैक्ट कल की बजाय लास्ट लेक्चर में बेसिकली ये डिस्कस किया था कि जब हम इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इसके सोल्यूशन का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि मैं डिले स्प्रेड मुझे पता है चैनल का,
तो मैं इंतज़ार करूं उतना टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने एक पल्स ट्रांसमिट की, तो मैं दूसरी पल्स ट्रांसमिट करने से पहले इंतज़ार करूं इतने टाइम कि मेरे पास पहली पल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो डाई डाउन हो जाए, और फिर मैं दूसरी पल्स ट्रांसमिट करूं। तो बेसिकली इससे होगा ये कि मैं डिले स्प्रेड जितना भी है मेरे पास चैनल का, मैं उतनी देर वेट करूंगा। उसकी वजह यह है कि इतनी देर में उसकी एनर्जी, जो मेरी पहली पल्स है जो मैंने ट्रांसमिट की थी, उसकी एनर्जी इतनी लो हो जाएगी कि वो आने वाली पल्स को अफेक्ट नहीं करेगी। तो मुझे उतने टाइम के लिए वेट करने के बाद दूसरी पल्स, और उसके बाद फिर वेट करूंगा, फिर तीसरी पल्स, फिर वेट करूंगा, फिर चौथी पल्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी पल्सेस ट्रांसमिट कर सकता हूँ। और ये सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी सिंबल को ट्रांसमिट करने के लिए, या बिट को ट्रांसमिट करने के लिए एक ऐसे चैनल पे जहाँ पे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो रही है। बट इस अप्रोच के साथ एक मसला है, एंड दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली दैट इफ़ यू रिमेंबर इन द फ्रॉम द इनिशियल लेक्चर्स, हमने ये बात की थी दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डाटा रेट। तो अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि फॉर एनी सिस्टम एंड विद पैसेज ऑफ टाइम आई वांट टू इम्प्रूव माय डाटा रेट, तो मुझे एक सर्टन स्पीड से अपने डाटा को ट्रांसमिट करना होगा। और अगर मैं इंटरसिंबल इंटरफेरेंस की वजह से अपने सिग्नल को ट्रांसमिशन में डिले दूंगा, तो इसका ये मतलब है दैट आई एम गोइंग टू हैव अ लोअर डाटा रेट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल ट्रांसमिशन स्पीड स्लो करना तो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नज़र ज़रूर आता है, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। प्लस कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें डाटा रेट इतना ज़्यादा चाहिए होता है, स्पेशली रियल टाइम में, कि हम इतना वेट करना अफोर्ड कर नहीं सकते। सो प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो इंटरसिंबल इंटरफेरेंस को मिटिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पल्स शेपिंग। सो पल्स शेपिंग इज़ बेसिकली कि सो पल्स शेपिंग की बात है कि अभी तक अगर आप गौर करें, सिग्नल सिस्टम से लेके अभी तक इन जनरल जब भी हम कोई डिजिटल डोमेन की बात करते हैं और किसी बिट को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो जो पल्स शेप हम यूज़ करते हैं वो बॉक्स पल्स होती है, या स्क्वायर पल्स आप जिसको कहते हैं। तो जब हम स्क्वायर पल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, जो आपके सामने फॉर एग्जांपल बना हुआ है। सो यूजिंग अ स्क्वायर पल्स शेप अगर हम देखें, तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम डिफाइंड है टी एस, दैट इज नोन एज सिंबल टाइम। सिंपलिसिटी की उन्होंने इसको 1 सेकेंड रखा हुआ है। और अगर मैं टी एस को इन्वर्ट कर लूँगा तो मेरे पास सिंबल रेट बन जाएगा बेसिकली 1/TS। तो आर एस इज इक्वल टू 1/TS, ये बेसिकली आपके पास मौजूद है। सो अगर मैं आपसे वैसे भी पूछूं कि आपने 0 और 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? तो अभी तक जितना हम पढ़ते आए हैं वो सारे का सारा ये था कि 1 को रिप्रेजेंट कर दें एक पॉजिटिव पल्स से, और 0 को रिप्रेजेंट कर दें एक नेगेटिव पल्स से। और अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं फ्रॉम सिग्नल सिस्टम्स, अगर मेरे पास टाइम डोमेन में पल्स स्क्वायर है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ग्राफ बनेगा, या फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, दैट वुड बी अ सिंक पल्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट फॉर योर रिव्यू चैप्टर नंबर 4 ओपनहाइम सिग्नल सिस्टम की बुक अगर आप देखें, तो उसमें आई थिंक एग्जाम्पल 4.4 है, जिसमें बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ सॉल्व हुई है, मैथमेटिकली प्रूव्ड भी है कि अगर आपके पास टाइम डोमेन में एक स्क्वायर पल्स है, जो कि ये आपके पास, अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपके पास बेसिकली जो रिजल्टेंट आएगी, दैट रिजल्टेंट वुड बी अ सिंक पल्स। ठीक है। सो इसका ये मतलब है कि ओवरऑल आप जब भी इंटरसिंबल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो आप बेसिकली अभी तक जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि जी हम 1 को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर पल्स से जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड वाली होगी, और 0 को रिप्रेजेंट करेंगे एक पल्स से जो कि नेगेटिव एम्पलीट्यूड वाली होगी। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा फंडामेंटल किस्म का अराइज होता है कि इज़ इट नेसेसरी कि हमें हमेशा स्क्वायर पल्स ही यूज़ करनी है? हम कोई और पल्स यूज़ कर सकते हैं? देन द आंसर इज यस।
एक और चीज़ देखें, ये जो आपके सामने डायग्राम है, फिगर है, फिगर नंबर 8, इसमें बेसिकली टाइम डोमेन में डिफरेंट स्केयर पल्स हैं और यहाँ पे उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ्स हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर जो स्केयर पल्स टाइम में थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की है उसका स्पेक्ट्रम उतना ही ज़्यादा एक्सपैंडेड है, और जो टाइम डोमेन में जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन की आपके पास स्केयर पल्स है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो उतनी ही शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे या शॉर्ट स्पेक्ट्रम में बेसिकली लाया करेगी। सो अभी तक हमने ये किया कि हम हमेशा वन को रिप्रेजेंट करेंगे कि वो पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव, ज़ीरो के लिए हम नेगेटिव पल्स यूज़ करेंगे और वन के लिए हम पॉजिटिव पल्स यूज़ करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस से। उसके अलावा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी ये काफ़ी एक्सपेंडेड होता है या काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और उसके बाद स्केयर पल्स जो है उसको टाइम डोमेन में क्रिएट करना भी डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज राइज टाइम और डिके टाइम के फैक्टर्स भी वे इन हो जाते हैं। तो अब बेसिकली करना मैं ये चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं टाइम डोमेन में एक स्केयर पल्स यूज़ करूँ, मैं काम करता हूँ। वो काम ये है कि बजाय टाइम डोमेन में स्केयर पल्स लेने के जिसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ बनेगा सिंक पल्स, मैं टाइम डोमेन में जो पल्स यूज़ करता हूँ वो सिंक पल्स यूज़ कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा मुझे क्या होगा? उसका फ़ायदा अगर आप ये देखें तो ओवरऑल आपके पास लेट्स सपोज मैंने सीक्वेंस ट्रांसमिट करना था बिट्स का 1011, ठीक है। तो मैं स्केयर पल्स की बजाय मैंने ये किया कि मैंने यूज़ किया बेसिकली जो सिंक पल्स है उसको यूज़ किया। तो अगर देखें 1 के लिए मैंने सिंक पल्स ये यूज़ की जो पॉजिटिव गोइंग थी, 0 के लिए मैंने नेगेटिव गोइंग सिंक पल्स यूज़ की, 1 के लिए अगेन मैंने पॉजिटिव गोइंग पल्स यूज़ की, और अगेन नेक्स्ट 1 के लिए भी दोबारा पॉजिटिव गोइंग पल्स यूज़ की। तो अब अगर आप ये देखें तो ओवरऑल जब भी मैं सैम्पल करूँगा तो मैं सैम्पल बेसिकली मैक्सिमम पीक वैल्यूज़ पे करूँगा, ये जो पीक वैल्यूज़ हैं। तो जब मैं इन पीक वैल्यूज़ पे सैम्पल करूँगा अपने सिग्नल को, तो ओवरऑल सिचुएशन ये बनेगी कि जब भी मेरे पास ये मेन लोब, इनफैक्ट अगर आप देखें तो मैं जब 0 के लिए सैम्पल कर रहा हूँ तो जो मेन लोब जो पहली जो 1 के लिए जो मैंने पल्स ट्रांसमिट की तो उसकी मेन लोब का जो रिस्पॉन्स है या एम्पलीट्यूड उस टाइम पे तकरीबन 0 है। इस मीन्स कि मैं सिंक पल्सेस का टाइम इस तरह सेट करूंगा कि 2 कंसेक्यूटिव पल्सेस जब भी इस तरीके से मैं ट्रांसमिट करूंगा तो एक पल्स को जिस टाइम मैं सैम्पल कर रहा हूँ उस टाइम पे बाकी सारी पल्सेस अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अगर ये 0 हैं या तकरीबन 0 हैं, अगर एग्जैक्टली 0 नहीं भी हैं, तो अगर मैं इस एम्पलीट्यूड में ये वाली वैल्यूज़ ऐड भी कर दूंगा तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल सिग्नल मेरा मुझे वही वैल्यू देगा जो ओरिजिनली मैंने ट्रांसमिट की थी। एंड सेम गोज़ ट्रू फॉर द पॉजिटिव पल्स कि जब मैं इस पॉजिटिव पल्स को फॉर एग्जांपल इस पल्स को यहाँ पर मैं सैम्पल कर रहा हूँ तो उस वक्त अगर आप देखें तो बाकी सारे पल्सेस के कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो तकरीबन 0 हैं। तो व्हेन दीज आर नियरली इक्वल टू 0 तो वो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वाई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का जो प्रैक्टिकल और आसान तरीन हल है वो ये है कि पल्स शेपिंग करेंगे। और पल्स शेपिंग का मतलब ये है कि बजाय आप स्केयर पल्स यूज़ करने के टाइम डोमेन में आप यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सॉरी ये टाइम डोमेन में ही सिंक पल्स यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि पहले हम ये कर रहे थे कि स्केयर पल्स यूज़ कर रहे थे टाइम डोमेन में जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ होता है सिंक पल्स, लेकिन अब हम ये कर रहे हैं कि हम सिंक पल्स यूज़ करेंगे टाइम डोमेन में जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ होता है स्केयर पल्स। तो इसका मतलब है कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को काउंटर करने के लिए पल्स शेपिंग करेंगे, और पल्स शेपिंग में सबसे बेसिक जो शेप है वो यूज़ होती है, दैट इज़ द सिंक पल्स। और अगर सिंक पल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके सामने 2 फिगर्स हैं। अगर आप ये देखें तो बेसिकली ये कंपैरिजन है कि जब हम स्केयर पल्स यूज़ कर रहे थे तो उस वक्त बेसिकली ये ब्राउन बॉक्स स्केयर पल्स बेसिकली यूज़ कर रहे थे टाइम डोमेन में, और जब हम यूज़ कर रहे हैं सिंक पल्स तो इट वुड बी दिस रेड पल्स शेप। तो ये रेड पल्स शेप बेसिकली यूज़ हो रही होगी टाइम डोमेन में। अब अगर से मैं कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ को कंपेयर करूं तो अगर आप देखें तो जो मैंने यूज़ की थी स्केयर पल्स टाइम डोमेन में,
जब उसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये ब्लैक कलर की जो सिंक पल्स है ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगी। और अगर मैं इसका बैंडविड्थ कैलकुलेट करूँ तो उसकी बैंडविड्थ जो है वो जो रेड सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ से कम है, सॉरी रेड सिग्नल की बैंडविड्थ कम है। तो ये जो स्केयर पल्स बनी हुई है ये स्केयर पल्स इज़ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको क्लियरली बता दूं, लेट मी चेक, ओके अगर आप इन दो डायग्राम्स को देखें, ये टाइम डोमेन डायग्राम है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन डायग्राम है। तो ये स्केयर पल्स है आपके पास ब्राउन में, उससे कॉरस्पॉन्डिंग ब्राउन या ब्लैक आप जो भी सो कलर कह लें, बेसिकली उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ बनेगा वो ये सिंक पल्स बनेगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और जो आपकी सिंक पल्स है टाइम डोमेन में, जो रेड है बेसिकली वो यहाँ पे स्केयर पल्स बनेगी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अब इसका मतलब है कि इंटरसिंबल इंटरफेरेंस खत्म, और इंटरसिंबल इंटरफेरेंस खत्म किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी कि मैं जब मल्टीपल पल्सेस ट्रांसमिट करूंगा और जिस टाइम पे मैंने पल्स को स्लाइस करके वैल्यू उठानी है और उस वैल्यू पे मैंने डिसाइड करना है कि 1 है या 0 है, उस टाइम पे बाकी पल्सेस का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। 100% 0 कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आइडियल सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन चीज़ों को देखें तो एक और एडवांटेज आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि अगर मैं बैंडविड्थ ऑफ स्केयर पल्स देखूं और बैंडविड्थ ऑफ सिंक पल्स देखूं तो बेसिकली बैंडविड्थ ऑफ सिंक पल्स जो है दैट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू बैंडविड्थ ऑफ स्केयर पल्स। तो इस पर्सपेक्टिव से ये दोनों कंपैरिजन अगर करूँगा तो मुझे सिंक पल्स टाइम डोमेन में यूज़ करने के एक तो मेरा मसला ख़त्म हो रहा है, वो मसला ये है कि मैं इंटरसिंबल इंटरफेरेंस को ख़त्म कर रहा हूँ, मिटिगेट कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा एडवांटेज मुझे शायद ये हो रहा है कि मैं कम बैंडविड्थ बेसिकली यूटिलाइज कर रहा हूँ फॉर ट्रांसमिटिंग द सेम इंफॉर्मेशन। अगर मैं स्केयर पल्स टाइम डोमेन में यूज़ करता तो मुझे ये बैंडविड्थ चाहिए होती है, अगर मैं सिंक पल्स यूज़ कर रहा हूँ टाइम डोमेन में तो मुझे ये बैंडविड्थ चाहिए होगी। तो डेफिनेटली बैंडविड्थ ऑफ सिंक पल्स इज़ बेसिकली लेस देन द बैंडविड्थ ऑफ स्केयर पल्स। तो ये एक एडवांटेज भी है मेरे पास। लेकिन अगेन सिंक पल्स का भी मसला है कि रियलाइजेशन उसको रियलाइज़ करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सो सिचुएशन ये हो रही है हमारे पास, इनफैक्ट अगर मैं लेट मी चेक द जूम, एक मिनट। ओके जी, बेसिकली टाइम डोमेन में अगर आप सिंक पल्स बनाना चाहते हैं ट्रू, तो वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है जो कि इनफाइनाइट हो नहीं सकती। ठीक है जी, तो इसका मतलब हम अप्रॉक्सीमेशन बना सकते हैं रियल सिंक पल्स की। दूसरा मसला ये होगा सिंक पल्स के साथ कि चूँकि उसकी टेल्स हैं और साइड पे आपके बेसिकली 1/x के रेट से बेसिकली वो डिके भी कर रही है। तो सिंक पल्स बेसिकली टाइम सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी टाइमिंग जिटर आएगा तो आपके पास जो सैम्पलिंग टाइम है उस पर अगर थोड़ी सी भी आपकी नेक्स्ट पल्स या प्रीवियस पल्स थोड़ी सी भी टाइम के हवाले से थोड़ी लेफ़्ट राइट होगी तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द सेम इफेक्ट जो पहले इंटरसिंबल इंटरफेरेंस का मसला चल रहा था वो दोबारा से आपका आ जाएगा। तो इंटरसिंबल इंटरफेरेंस के लिए हम एक और पल्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो सिंक पल्स है ये भी बेसिकली प्रपोज की गई थी बाय नाइक्विस्ट। सो नाइक्विस्ट ने ये किया कि बजाय इसके कि आप सिंक पल्स यूज़ करें, उसने एक रियलाइजेबल शेप बनाने का प्रपोजल दिया, एंड दैट रियलाइजेबल शेप इज़ बेसिकली द रेज कोसाइन पल्स। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपके पास जो बैंडविड्थ है ओवरऑल सिंक पल्स की बैंडविड्थ को आप नाइक्विस्ट बैंडविड्थ कहते हैं। तो जब नाइक्विस्ट बैंडविड्थ की बात करते हैं तो आप बेसिकली जब रेज कोसाइन पल्स की हम बात करेंगे तो रेज कोसाइन पल्स इज़ नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ सिंक पल्स। बेसिकली सिंक पल्स के साथ कोसाइन करेक्शन अप्लाई की जाती है जिसकी बेस पे हम उसको रेज कोसाइन कहते हैं।
तो अगर मैं रेस कोसाइन पल्स का आपको डायरेक्टली टाइम डोमेन में बताऊं तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं। वन इज़ दिस पार्ट, ये पार्ट बेसिकली अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो इट इज़ बेसिकली नथिंग बट टाइम डोमेन एक्सप्रेशन फॉर सिंक पल्स, जिसमें साइन एक्स अपॉन एक्स वाली सिचुएशन है। तो आपके पास ये सिंक पल्स है, और ये जो दूसरा फैक्टर है ये बेसिकली कोसाइन करेक्शन फैक्टर है, और ये कोसाइन करेक्शन फैक्टर बेसिकली साथ मल्टीप्लाई होके रेल कोसाइन पल्स देगा। और रेल कोसाइन पल्स का इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर आप टाइम में देखेंगे इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो ग्रीन कलर की आपके पास पल्स है दिस इज़ बेसिकली सिंक पल्स, बट ऑन टॉप ऑफ दैट सिंक पल्स आप अगर करेक्शन अप्लाई करेंगे कोसाइन करेक्शन तो आपके पास एक पैरामीटर है अल्फ़ा जिसको हम रोल ऑफ फैक्टर कहते हैं। सो रोल ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप कम रखेंगे तो आपके पास बेसिकली पल्स बड़ी स्मॉल रहेगी। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 है तो आई एम बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू सिंक पल्स। लेकिन जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी आपकी बेसिकली पल्स की वेट्स इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर आप अल्फ़ा 0.5 देखें द ब्लू लाइन तो वो बेसिकली आपको ये बता रही है कि दैट यू हैव गॉट द पल्स जो कि टाइम डोमेन में इससे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंडेड है। इसी तरह अल्फ़ा 0.8 के हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली ये एक्सपेंडेड है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप ओवरऑल पूरी की पूरी चीज़ को देखेंगे तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास रेस कोसाइन पल्स है बेसिकली इस पर्सपेक्टिव से, और रेस कोसाइन पल्स का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आपके पास गिवन है। अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये सिचुएशन आपके पास बनेगी। अब अगर आप ये देखें ओवरऑल तो जब मैंने सिंक पल्स यूज़ की थी टाइम डोमेन में तो ये जो ब्लैक बॉक्स है दिस ब्लैक बॉक्स इज़ बेसिकली इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो जो बैंडविड्थ मेरी ओरिजिनल सिंक पल्स जब मैंने टाइम डोमेन में सिंक पल्स ट्रांसमिट की थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी में मुझे बैंडविड्थ मिली थी उस बैंडविड्थ को हम कहेंगे नाइक्विस्ट बैंडविड्थ। तो अगर आप हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जब हम सिंक पल्स की बात करते हैं तो सिंक पल्स की बैंडविड्थ जो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे वी कॉल इट द नाइक्विस्ट बैंडविड्थ। और जब हम सिंक पल्स पे रेस कोसाइन करेक्शन अप्लाई करते हैं तो बेसिकली उस करेक्शन की वजह से आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास शेप आएगी या बैंडविड्थ आएगी वो आपकी नाइक्विस्ट बैंडविड्थ से ज़्यादा होगी। और ये बेसिकली कितनी ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अल्फ़ा पे। तो वापस जाते हैं फॉर्मूले की तरफ, और सो ओरिजिनल बैंडविड्थ मेरी है W इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स TS। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास यूटिलाइज बैंडविड्थ जब मैं W0 की बात करता हूँ यूटिलाइज बैंडविड्थ W0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू RS। सो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि W0 इज माई यूटिलाइज बैंडविड्थ। इसका मतलब है W0 इज बेसिकली द बैंडविड्थ ऑफ रेस कोसाइन पल्स, W इज द नाइक्विस्ट बैंडविड्थ। तो जब हम कहेंगे रेस कोसाइन पल्स हैव एडजस्टेबल बैंडविड्थ व्हिच कैन बी वेरीड फ्रॉम W to 2W, वी वांट टू गेट एज क्लोज टू W व्हिच इज कॉल्ड द नाइक्विस्ट बैंडविड्थ। सो सिचुएशन ये है कि अल्फ़ा का जो फैक्टर है वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि मेरे W और W0 के अंदर कितना गैप है। तो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखूँगा तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में लेट सपोज अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पे तो W0 इज इक्वल टू RS आ जाएगा, यानी कि मेरे पास ओरिजिनल W0 जो है वो ओरिजिनल W के बराबर होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकूँ, इस स्पेसिफिक पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे पास बैंडविड्थ है W दैट इज अ नाइक्विस्ट बैंडविड्थ, और नाइक्विस्ट बैंडविड्थ कॉरस्पॉन्ड करती है बेसिकली सिंक पल्स से। लेकिन मैं सिंक पल्स पे जब करेक्शन अप्लाई करूँगा तो इट वुड बी समवेयर बिटवीन दिस नाइक्विस्ट बैंडविड्थ। इट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन W बट इट विल बी लेस देन 2W, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है। तो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 रखूँगा तो बेसिकली मैं
1 प्लस 0.1 W, बेसिकली 1.1 W यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखूँगा तो मेरी W की वैल्यू जो है वो डैट वुड बिकम 2W, विच इज़ बेसिकली ये जो अल्फ़ा का फैक्टर ये रेज कोसाइन की वजह से आ रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं डिटेल में चला जाऊँ वापस उस फिगर की तरफ, सो जो स्क्वायर बॉक्स है दिस इज़ माई नाइक्विस्ट बैंडविड्थ, और इस नाइक्विस्ट बैंडविड्थ को बेसिकली मैं एसोसिएट कर रहा हूँ किसके साथ, मेरी सिंक पल्स के साथ। लेकिन जब मैं सिंक पल्स के साथ करेक्शन अप्लाई करता हूँ और उस करेक्शन में एक बेसिकली एक पैरामीटर है अल्फ़ा जिसको मैं रोल ऑफ फैक्टर कहता हूँ, उसकी वजह से सिचुएशन ये होगी कि नाइक्विस्ट बैंडविड्थ से ज़्यादा बैंडविड्थ मुझे चाहिए होगी उस पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। अब वो एक्सेल जितनी बैंडविड्थ मुझे ऑन टॉप ऑफ दिस नाइक्विस्ट बैंडविड्थ चाहिए होगी, आई वुड कॉल दैट एक्सेस बैंडविड्थ। ये एक्सेस बैंडविड्थ है कि ओरिजिनली मुझे अगर नाइक्विस्ट बैंडविड्थ चाहिए थी तो उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा बैंडविड्थ मुझे चाहिए होगी, और ये एक्सेस बैंडविड्थ की वैल्यू बेसिकली डिटरमिन करेगा, अल्फ़ा की वैल्यू डिटरमिन करेगी मेरे पास एक्सेस बैंडविड्थ कितनी है। तो आपने करना ही है कि ये जो ट्यूटोरियल है इस ट्यूटोरियल के पहले 11 पेजेस आपने कम्प्लीटली कवर करना है, यानी कि ये वाला जो आखिरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस ट्यूटोरियल के 23 पेजेस में से फर्स्ट 11 पेजेस आपने कवर कर रहे हैं। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप देखें तो इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस का टॉपिक बर्नर्स क्लार में भी मौजूद है, और इट इज़ बेसिकली इन chapter number 3. Let me go to chapter number 3 and intersymbol interference. So अगर आप intersymbol interference को पढ़ना चाहते हैं from Berners Clark, तो इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन पूरी मौजूद है। ये सारी डिटेल जो हमने अभी की है कि अगर हम टाइम डोमेन में करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, स्क्वायर पल्स क्या है और सिंक पल्स क्या है। तो इस पर अगर आप देखें 3.3.1 है पल्स शेपिंग टू रिड्यूस इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस, उसमें अगेन गोल्स और ट्रेड ऑफ्स बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं। आई वुड एडवाइस कि आप बर्नर्स क्लास से इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसमें काफ़ी सिंपल और बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये सारे रेज कोसाइन फिल्टर और इन सब चीज़ों के एक्सप्रेशन याद करेंगे, बट एटलीस्ट यू शुड हैव द बेसिक आइडिया के सिचुएशन हो क्या रही है। इसी तरह ये वही डायग्राम है जो भी मैंने रिसेंटली आपको एक्सप्लेन किया कि बॉक्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी में आपके पास बैंडविड्थ क्या बनेगी और एक्सेस बैंडविड्थ क्या बनेगी। बॉक्स इज़ बेसिकली द बैंडविड्थ ऑफ सिंक पल्स, और ये जो आपको आउटसाइड सॉलिड ब्लैक लाइंस बाहर नज़र आ रही हैं बेसिकली ये रेज कोसाइन पल्स हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आप ये सारी की सारी डिटेल बड़ी सुकून से देख सकते हैं इसमें। सो इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये अगेन फार्मूला आई वुड से कि आप ये फार्मूला ज़्यादा बेहतर है बजाय से कि उस ट्यूटोरियल वाले फार्मूले पे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो बेसिकली ये फार्मूला है W=1/2 इंटू RS/2। तो RS/2 इज़ बेसिकली योर नाइक्विस्ट बैंडविड्थ जो बेसिकली है यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्टिंग विद द नाइक्विस्ट बैंडविड्थ कंस्टेंट दैट द मिनिमम रिक्वायर्ड सिस्टम बैंडविड्थ W for a symbol rate of RS symbols per second without intersymbol interference is RS/2 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि ये RS/2 हर्ट्ज है, ये ओरिजिनली नाइक्विस्ट बैंडविड्थ है। और अगर मैं एक्चुअल ट्रांसमिटेड या एक्चुअल यूटिलाइज बैंडविड्थ W को देखना चाहूँ यहाँ पर तो इट वुड बी 1 + R। ये चीज़ें ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे W का मतलब यूटिलाइज बैंडविड्थ है, ट्यूटोरियल में जो W है उसका जो है वो बेसिकली वहाँ पे उसको नाइक्विस्ट बैंडविड्थ कह रहा है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन इन दोनों सोर्सेज में ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो पता चल जाएगा। प्लस ट्यूटोरियल में जो R है उसको बेसिकली अल्फ़ा कहा गया और यहाँ पे इसको हम R कह रहे हैं। तो आप दोनों सोर्सेज में से किसी से भी बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला समझने के लिए। एक चीज़ और हाईलाइट कर दूंगा यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है ये बेस बैंड के लिए गिवन है, लेकिन अगर आप इसी को साइड बैंड के लिए कर देंगे तो डेफिनेटली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 वाला 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि बेस बैंड की बैंडविड्थ हाफ होती है पास बैंड की बैंडविड्थ। तो पास बैंड के लिए बेसिकली आप बेस बैंड वाली बैंडविड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे।